हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस को लेकर, जो नया सिलेबस आया है, नई बुक आई है उसको, जिसमें एक लेसन अपन ने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूरा कर लिया था। ठीक है, दूसरे लेसन का ये हमारे तीसरा पार्ट है। दूसरे लेसन का नाम हमारे जो है अम्ल क्षारक एवं लवण। बहुत ही इजी वे में अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में अपने नोट्स भी तैयार करते चल रहे हैं। तो देखिए, इस अध्याय में अपन ने अभी अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाने से क्या होता है, अम्ल और क्षार की अन्य चीजों के साथ अभिक्रिया करवाने से क्या होता है। और कल लास्ट में अपन ने पीएच स्केल के बारे में शुरू किया था। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में हमने पढ़ा था कि पीएच स्केल क्या होती है। पीएच जो वो होता है, पीएच क्या होता है, पीएच के बारे में अपन ने पढ़ा था लास्ट में कल। ठीक, तो देखिए पीएच सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में, कब 1909 में दी थी पीएच स्केल। ठीक है, जिसमें पी जो है वो पुषांश या शक्ति पोटेंशियल का मात्रक है। ठीक है, पोटेंशियल को दर्शाता है। और किसकी पोटेंशियल को, एच हाइड्रोजन H प्लस की आयन की सांद्रता को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन पीएच, जिसमें लास्ट में अपन ने पढ़ा था पीएच बराबर -log10 H प्लस की सांद्रता। और यह H प्लस कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता, इसीलिए अगर H प्लस नाप सही तो अपन H3O प्लस की सांद्रता भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी विलियन की H3O प्लस की सांद्रता अपन ज्ञात करें तो वो उसकी पीएच होगी, ज्ञात कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए अब पीएच स्केल के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्या होता है। देखिए पीएच स्केल कैसी होती है। पीएच स्केल एक इस प्रकार की होती है। कैसे, देखिए अपने पीएच के बारे में पढ़ रहे थे। पीएच स्केल अब अपन बना रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। पीएच स्केल बहुत ही सिंपल सी होती है और काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, तो अच्छे से उसको समझे आप। इस प्रकार से पीएच स्केल होती है, जिसमें जीरो से लेकर इधर 7 और ये लास्ट 14 तक होता है। ठीक है, जब पीएच स्केल में जो मान है वो इस तरफ बढ़ता है, 7 से कम की तरफ बढ़ता है, तो ये अम्लीय होता है, वो पदार्थ अम्लीय होता है। तो इस तरफ पदार्थ की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, और जब किसी विलियन का पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा बढ़ता है, तो वह उसकी क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। और 7 से अधिक जैसे जैसे मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पीएच क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है या क्षारीयता बढ़ती है ये। ठीक है, तो और जो 7 होता है, ठीक है, जिन विलियन का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन कहलाते हैं। वो ना तो अम्लीय होते हैं, ना ही क्या होते हैं, वो क्षारीय होते हैं, वो सिर्फ उदासीन होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर 3 चीजें नोट करने वाली है। कौन कौन सी, देखिए यदि पीएच का मान 7 हो तो विलियन
की प्रवृत्ति या विलयन की प्रवृत्ति क्या होती है? उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन होती है। ठीक है। जब दूसरी चीज पीएच का मान 7 से कम हो, 7 भी नहीं होना चाहिए, 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से कम हो तो विलयन की प्रवृत्ति अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। ठीक है। और पीएच का मान 7 से अधिक हो तो विलयन की प्रवृत्ति सार्य होती है, सार्य होती है। विलयन की प्रवृत्ति क्या होती है? सार्य होती है। ठीक है। तो ये होता है, अगर विलयन की जो प्रवृत्ति होती है, जो पीएच का मान है वो 7 से कम होता है तो अम्लीय होती है, 7 से अधिक होने पर सार्य और 7 होने पर उदासीन होती है। ठीक है। नोट, जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता है, पदार्थ की अम्लीयता या अम्लीय गुण, अम्लीयता घटती है तथा सार्यता बढ़ती है, बढ़ती है। ठीक है। तथा पीएच का मान घटता है तो पदार्थ की अम्लीयता बढ़ती है तथा सार्यता क्या होती है? घटती, सार्यता घटती है। ये पीएच मान के ऊपर आधारित है। ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि किसी विलयन का जो पीएच है वो 7 है तो वो कैसा होगा? वो उदासीन होता है। यदि किसी विलयन का पीएच है 2.3 है मान पीएच का, ठीक है, तो वो कैसा होगा? वो अम्लीय होगा। अगर मैं पूछूं कि 8.9 है तो क्या कैसा होगा? वह सार्य होगा। अगर मैं पूछूं कि किसी विलयन की प्रवृत्ति, विलयन का पहले पीएच का मान 8.9 था और बाद में वह बढ़कर 13 हो गया है तो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? अम्लीय प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? पहले पीएच 8.9 था, बाद में 13 हो गया, मतलब बढ़ा। और जब पीएच का मान बढ़ता है तो अम्लीयता घटती है, वो कम अम्लीय हो गई। इसी प्रकार मैं कहूं कि 8.9 से पीएच का मान 2.3 हो गया तो उसकी सार्यता पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जब पीएच का मान घटता है तो क्या होता है? सार्यता घटती है, सार्यता घटती है। ठीक है। तो ये है हमारे पीएच के बारे में कुछ नॉर्मल सी बातें पीएच स्केल के बारे में। आगे देखते हैं हम। अब कोई पदार्थ कितना अम्लीय होगा, कितना सार्य होगा, ये किस पर निर्भर करता है? कोई पदार्थ कितना अम्ल होगा, कितना सार्य होगा, अर्थात अम्ल या सार की जो शक्ति होती है वो विलयन में क्रमशः अम्ल
की शक्ति हमें ज्ञात करनी है तो उसमें H प्लस आयन की सांद्रता हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा H प्लस आयन की सांद्रता होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो अम्लीय होगा। और अगर क्षार की शक्ति हमें ज्ञात करनी है तो हमें विलयन में देखना होगा कि OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन किससे हैं उसमें, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, वह क्षारीय होगा, ठीक है। देखिए आगे की आगे नोट ही बना के लिखते रहिए आप। अम्ल तथा क्षारक की अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में विलयन अर्थात जल में, ठीक है। जैसे कोई पदार्थ अम्ल है, पदार्थ है, वो कितना अम्ल है उसको ज्ञात करना है तो उसको पहले अपन जल में घोलते हैं और फिर उसका विलयन बनता है। विलयन से अपन क्या ज्ञात करते हैं, पीएच स्केल के द्वारा उसकी अम्लता ज्ञात करते हैं। तो विलयन में क्रमशः H प्लस तथा OH माइनस, H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है। तो निर्भर करता है H प्लस आयन बढ़ता है किसमें, विलयन में, तो क्या होता है, अम्ल की शक्ति बढ़ती है, ठीक है। और OH माइनस आयन बढ़ता है तो क्षार की शक्ति बढ़ती है, ठीक है। वो क्षार होता है सारा शक्तिशाली होगा। या अपन ऐसा कह सकते हैं जितना ज्यादा H प्लस आयन होंगे विलयन में उतना ही वो अम्लीय होगा और जितने OH माइनस आयन होंगे ज्यादा उतना ही वो क्षारीय होगा, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट ले आप इसका। देखिए और अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में, इस पीएच स्केल के बारे में, क्योंकि अम्ल और क्षार के लिए पीएच बहुत ही स्केल बहुत जरूरी है। इससे अपन अम्ल किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता की गणना कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार की शक्ति का पता लगा सकते हैं। तो चर्चा करेंगे अपन आगे, इसको कंटिन्यू जारी रखते हैं। तो देखिए अब कोई अम्ल को अपन जल में मिलाते हैं तो वो उनका जलीय विलयन बनता है। तो जलीय विलयन में जो जितना H प्लस आयन, जितनी अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अर्थात जल में पूर्णतः घुलनशील। और ज्यादा से ज्यादा आयन कब देंगे, जब वो अम्ल जल में पूरे घुल जाएंगे। जल में पूरे घुल जाएंगे तो उनमें से सारे H प्लस आयन अधिक अलग हो जाएंगे, ठीक है। सारे H प्लस आयन अलग हो जाएंगे तो जितने भी H प्लस आयन थे वो सब पानी में घुल जाएंगे, पानी में उपलब्ध हो जाएंगे। तो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H प्लस आयन देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे नोट बना के लिखिए आप। जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न
करने या देने वाले, H प्लस आयन उत्पन्न करने या देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, अर्थात जल में पूर्णतः घुलनशील अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं तथा आंशिक या अपूर्ण रूप से जल में घुलनशील, अपूर्ण रूप से जल में घुलनशील अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं ठीक है। ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अर्थात अधिक मात्रा में H प्लस आयन देने वाले क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्लीय, और कम मात्रा में H प्लस आयन देने वाले दुर्बल अम्लीय कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फिर इसके आगे इस पे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तो सार के बारे में तो ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सार क्या होता है? नॉट। अगला देखिए, नॉट सार वही चीज जलीय विलयन में पूर्णतः घुलनशील सार को अपन क्या कहेंगे? प्रबल सार तथा आंशिक या अपूर्ण रूप से घुलनशील सार को दुर्बल सार कहते हैं, ठीक है। ये होता है। अर्थात इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अर्थात जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देने वाले प्रबल सार तथा कम मात्रा में OH माइनस आयन देने वाले दुर्बल सार कहते हैं, ठीक है। ये तो हुई हमारी चर्चा किसके बारे में? पीएच के बारे में और पीएच पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में। इस पीएच स्केल पर अब कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? जैसे पीएच स्केल की खोज किसने की? 1 नंबर का छोटा सा सवाल, ठीक है। पीएच स्केल के बारे में आप क्या जानते हैं? 2 नंबर का ये सवाल बन सकता है। तो पीएच की परिभाषा क्या है? पीएच किसे कहते हैं? वो भी अब पूछा जा सकता है, ठीक है। पीएच किसे कहते हैं? दूसरा सवाल। फिर पीएच के बारे में आप क्या जानते हैं? तीसरा सवाल, 2 नंबर का सवाल, ठीक है। तो पीएच के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में सारा का सारा बताना होता है ये, ठीक है। फिर कई भी सवाल ऐसे बना सकते हैं कि हाँ
प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल सार किसे कहते हैं, दुर्बल सार किसे कहते हैं, ऐसे परिभाषाओं से सवाल क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। साधारण नमक का क्या सूत्र होता है? साधारण नमक का सूत्र होता है, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये सोडियम क्लोराइड कई पदार्थों के निर्माण का कच्चा पदार्थ है। ठीक है, कई नए नए पदार्थ इससे का उपयोग में लेके बनाए जाते हैं। तो साधारण नमक से अपन पढ़ेंगे रसायन। साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से कौन कौन से रसायन बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब साधारण नमक कैसे बनाया जाता है? पहले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सार की अभिक्रिया से बने लवण को सोडियम क्लोराइड NaCl या साधारण नमक कहते हैं, या साधारण नमक अपन इसको कहते हैं। तो क्या अभिक्रिया होती है? HCl प्लस NaOH। ठीक है, HCl व NaOH जो बनता है, इनकी क्रिया से क्या होता है? NaCl प्लस H2O साथ में जल बनता है। ठीक है, जल बनता है। तो ये NaCl साधारण नमक बनता है इस प्रकार। अब सोडियम क्लोराइड को कई पदार्थों के निर्माण में काम में लिया जाता है। ठीक है, कई पदार्थों के निर्माण में सोडियम क्लोराइड को काम में लिया जाता है। कैसे लिया जाता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड या जिसे अपन साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में। ठीक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। किन के लिए? इन सब के लिए, ये सब बनाने के लिए। स्क्रीनशॉट ले आप इसका।
देखिए देखिए सबसे पहले अब साधारण नमक का कई सारे पदार्थों को निर्माण में प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। तो अपन सबसे पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन कहते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, देखिए कैसे बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl से NaOH कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, ठीक है, या जिसे अपन लवण जल कहते हैं, NaCl को अपन जल में घोलते हैं, चलो घोल दिया, उसमें विद्युत प्रवाहित करने पर जो भी, देखिए इस प्रकार से क्या होता है, ये हमने किसी जल में सोडियम क्लोराइड घोल दिया है। ठीक है, तो ये लवणीय जल बन गया है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है अर्थात इसमें अपन क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसमें एक प्लस एक माइनस होता है। ठीक है, और इसको जोड़ते हैं अपन किससे, किसी बैटरी सेल से जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या होगा, जैसे ही जोड़ेंगे अपन इसमें प्रवाहित होगी धारा, विद्युत धारा, करंट दौड़ेगा, लाइट इलेक्ट्रिक इसमें दौड़ेगी। ठीक है, तो ये वियोजित हो जाता है, ये टूट जाता है, NaCl टूट जाता है। अब जल किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस आयन में, और NaCl किस में टूटता है, Na प्लस Cl माइनस आयन में टूट जाता है। ठीक है, टूट के क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। तो सोडियम Na प्लस टूट कर किससे क्रिया कर देता है, OH से, और बनता है NaOH। ठीक है, और ये H प्लस किससे क्रिया करता है, Cl से, और बनता है HCl। ठीक है, तो ये NaOH निर्माण की क्रिया है। तो जो क्लोरीन गैस होती है वो तो जाकर किस पर, एनोड पर अर्थात इस पर प्लस पर, एनोड पर, ये क्लोरीन गैस तो जाकर इस एनोड पर जाकर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, कैथोड पर जाकर इस पर, माइनस वाले को कहते हैं कैथोड। ठीक है, इस पर जाकर इकट्ठी हो जाती है। तो पीछे सिर्फ बचता है NaOH, वो आपस में क्रिया करके NaOH बना लेते हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें, देखते हैं अपन। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कैसे बनता है ये देखिए, सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl के जलीय विलयन, या इसे लवण जल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लवण जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर में विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, यह टूटकर वियोजित, यह वियोजित होकर अर्थात टूटकर, ये वियोजित होकर या टूटकर क्या करती हैं, वियोजित होकर या टूटकर NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते क्या है, इस प्रक्रिया को क्लोर-सार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर-सार प्रक्रिया, क्लोर-सार प्रक्रिया
कहते हैं, ठीक है। क्लोर सार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, NaCl की अपन ने क्रिया करवाते हैं किससे, H2O। चलिए रीडियन उसमें, ठीक है, 2H2O क्रिया करवाते हैं किसमें, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता क्या है, NaOH बनता है, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, दो गैस बनती हैं। Cl2 एनोड पे और H प्लस किस पर, कैथोड पर इकट्ठी होती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस, जो बनने वाली क्लोरीन गैस होती है वो एनोड अर्थात प्लस पर तथा हाइड्रोजन गैस अर्थात H2 गैस क्या करती है, कैथोड पर कैथोड कौन सा है, माइनस पर मुक्त होती है अर्थात इन इलेक्ट्रोडों पर आकर ये अवक्षेपित हो जाती है। इस कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का भी निर्माण होता है, इस विलयन का भी निर्माण होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन का भी निर्माण होता है। अब कैसे होती है क्रिया, ये प्रयोग देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। ये सारा अपन ने इसमें भर दिया NaOH, ठीक है, का जलीय विलयन है। इसमें अपन ने 2 इलेक्ट्रोड डाले हैं इस प्रकार से, हमने 2 इलेक्ट्रोड डाले हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड डाले हैं, ये प्लस माइनस, ठीक है। ये है एनोड, ये है कैथोड। अब इसको अपन खोल के देखें तो क्या बनता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस में होता है, ठीक है। प्लस क्या होता है, H प्लस प्लस OH माइनस, सॉरी किसके क्रिया होता है, OH माइनस ये होता है, इन दोनों में टूटता है, फिर अभिक्रिया किसकी होती है, NaOH की क्रिया होकर क्या बनता है, NaOH बनता है। और ये Cl माइनस जो गैस होती है वो तो किस पर, एनोड पर, और H प्लस जाती है कैथोड पर, माइनस पर। ये अभिक्रिया इसमें होती है। तो स्क्रीनशॉट ले आप इसका। इसके बाद विरंजक चूर्ण के बारे में अपन पढ़ेंगे। साधारण नमक से विरंजक चूर्ण कैसे बनाई जाती हैं वो पढ़ेंगे अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आज अपन ने जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। इस आने वाली क्लासों में धोने का सोडा, खाने का सोडा, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे अपन इस लेसन को अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।